और एक खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है जिनसे हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर पीएम मोदी यूएन में किस तरह से संबोधन दे सकते हैं, क्या अहम मुद्दे हो सकते हैं। अब संबोधन यहां पर आ गया है, इसी की समीक्षा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। पुष्पेश पंत जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे यहां पर करना चाहूंगी। सीधे शब्दों में आतंकवाद को लेकर हिंदुस्तान की तरफ से यह कड़ा रुख सामने आ गया है कि आतंकवाद को समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए और जो देश देते हैं वो यकीनन अपने लिए भी उतना ही बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। भले ही नाम नहीं लिया गया, लेकिन पूरा विश्व जानता है कि जब आतंकवाद का नाम आता है तो पाकिस्तान सबसे पहले दिखाई देता है। देखिए, मुझे लगता है कि आतंकवाद का नाम लेने मात्र से आतंकवाद की नाक में नकेल नहीं पहचानी जा सकती। पाकिस्तान बारंबार बेनकाब हो चुका है। बारंबार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मगर इशारा साफ है। मगर पाकिस्तान अकेला ऐसा देश नहीं है जो तमाम नामजदगी के बावजूद निरंकुश आचरण करता रहा है, और उसके पीठ पर एक और चीन का हाथ है तो दूसरी ओर अमेरिका का हाथ उससे कम बलवान नहीं है। तालिबान की फौज अमेरिका की मदद के बिना पैदा ही नहीं हो सकती थी, और अफगानिस्तान की जो तबाही हुई उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान अमेरिकी सामरिक नीति के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका पर अंकुश लगाने के लिए कथनी और करनी में अमेरिका का बहुत बड़ा अंतर है। तो भारतीय प्रधानमंत्री कितना ही कड़ा रुख अपनाए, उन्होंने अपने राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए वास्तव में बहुत साहसिक भाषा का प्रयोग किया है, मगर क्या इसका असर होगा ये सोच पाना कठिन है। बिल्कुल, और आलोक बंसल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक बंसल जी, क्या आप इस पर कहेंगे, क्योंकि आतंकवाद को लेकर हिंदुस्तान ने अपना लहजा हमेशा से साफ रखा है और ये बताया है हमेशा से सख्त लहजे में, एक मर्यादित लहजे में, कि आतंकवाद का समर्थन करने वालों के लिए भी एक बड़ा खतरा आतंकवाद हो सकता है। और अफगानिस्तान का भी जिक्र इस दौरान किया, साफ शब्दों में कहा किस तरह से महिलाओं को, बच्चों को, माइनॉरिटी को वहां पर जरूरत है और सभी को मिलकर मदद करनी भी चाहिए। सभी को अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व यहां पर निभाना होगा। पीएम मोदी आज कहते हुए नजर आए, और इसके पीछे के कितने गंभीर मायने यहां पर हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग आतंकवाद फैलाने के लिए और आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में महिलाएं जो अल्पसंख्यक हैं, एथनिक अल्पसंख्यक हैं और जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनको जो उनका जो रोल होना चाहिए, जो उनको इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो जो जिस तरीके से कार्य कर सकें वो नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो देश ये सोचते हैं कि वो आतंकवाद का अपने राष्ट्र हित में प्रयोग कर सकते हैं, वो गलत है, क्योंकि आगे चलकर वो राष्ट्र भी आतंकवाद से प्रभावित होंगे। तो ये एक उन्होंने बड़ा मुद्दा कहा। उन्होंने आज इतने सारे मुद्दों पर बात की, पर आतंकवाद का जो मुद्दा है उसको उन्होंने, जैसे कि अपनी पहले संबोधन में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के किया था, इस बार भी उन्होंने उसके ऊपर काफी फोकस्ड अटेंशन दी, विशेषकर ऐसे समय पर जब अफगानिस्तान इस वक्त विश्व की फोकस पे है, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान सत्ता पे काबिज हुई है और उसके बाद कई राष्ट्रों ने कोशिश की है कि तालिबान को एक वैधानिकता प्रदान की जाए, और यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में तालिबान के फेवर में एक बहुत बड़ा वक्तव्य दिया। तो प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य था बहुत ही मेजर्ड था, बहुत ही संतुलित बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग आतंकवाद के लिए ना होने दें, और कुछ राष्ट्र जो उसका प्रयोग करना चाह रहे हैं वो भी मेरे ख्याल से न हो। तो इस तरीके की जो चीजें उन्होंने कही, बेसिकली उन्होंने पाकिस्तान की ओर संकेत साफ तौर पे किया। और ये संकेत सीधा सीधा इशारा है यहाँ पर पाकिस्तान के लिए कि हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर आतंकवाद के साथ तो समझौता करने से रहा। उसका जो सख्त लहजा है वो पहले भी आतंकवाद के खिलाफ था, आज भी आतंकवाद के खिलाफ है, और एक बार फिर आज इस संबोधन के जरिए सामने नजर आ गया। वेणु जी, जैसा कि लगातार हम चर्चा कर रहे थे, संबोधन से पहले भी आपने कहा कि वो लहजा नजर आएगा जो कि मर्यादा में होगा, और ठीक वैसा ही लहजा यहां पर नजर आया। सख्त संदेश दिया, साफ संदेश दिया, कोई लाग लपेटा यहां पर सामने नजर नहीं आया। खासतौर से अभी क्योंकि हम आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, फिर एक एक करके आगे भी दूसरे मुद्दों पर जाएंगे, लेकिन आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की तरफ तो सीधा सीधा इशारा हो ही गया कि अगर आप अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देंगे तो यह खतरा उन तमाम देशों के लिए भी होगा जो आतंकवाद को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की महिलाओं, उनके बच्चों, वहां पर मिनॉरिटी जो है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो शब्द यहां पर सामने आए वो ये बताने के लिए काफी है कि वो चाहते हैं कि आतंकवाद से जो लोग जूझ रहे हैं उनकी मदद हो और विश्व स्तरीय मदद हो। बिल्कुल,
प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत ही अच्छा कामयाब कम्युनिकेटर है। उन्होंने पुनः एक बार अपना कम्युनिकेशन स्किल्स आज दिखाया है। वो भाषण बहुत ही सुंदर था। शुरुआत पूरा एक पॉजिटिव मैसेज था। हिंदुस्तान ने किस तरह से प्रगति की है, कैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को हमारे विकास के लिए यूज़ कर रहे हैं और हमारी पॉलिसी इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, ये सब उन्होंने बोला। उसके बाद उन्होंने चीन और पाकिस्तान दोनों पे हमला बोला, लेकिन उनका नाम नहीं लिया, उनका जिक्र नहीं किया। इनडायरेक्ट भाषा में, लेकिन सख्त भाषा में उन्होंने हमें जो बताना था वो साफ साफ बताया। पाकिस्तान के बारे में भी बताया, चीन के बारे में बताया, और कंक्लूजन में उन्होंने ये कॉल दिया कि इंटरनेशनल ऑर्डर का रेस्पेक्ट होना चाहिए दुनिया में, सी लेन्स ओपन और फ्री होना चाहिए, और आतंकवाद के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वेणु जी हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि हम संबोधन से पहले भी एक बातचीत कर रहे थे और आपने उस दौरान भी बताया कि आखिर क्या लहजा सामने आ सकता है, वो कौन से मुद्दे यहाँ पर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बाकी मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पर नीरज, आपसे भी लगातार हम बातचीत कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं, और ठीक उन्हीं मुद्दों पर, चाहे वो कोरोना को लेकर हुआ, चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो, चाहे वो समुद्री सीमाओं को लेकर हो, समंदर की ताकत को लेकर हो, और साथ ही यूएन की विश्वसनीयता को लेकर भी यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये विश्वसनीयता जो है वो बनाए रखनी होगी और उसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से ये विश्वास यहाँ पर होना चाहिए। अहम मुद्दों का भी उन्होंने जिक्र इस दौरान किया। देखिए, अगर कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के भाषण को देखा जाए, यूएनजीए के मंच से छोटा भाषण था, 15 मिनट के आसपास का भाषण था। उसमें 5 टेक अवेज, 5 मुख्य बिंदु हैं। पहला यह कि पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए, नाम भले न हुआ लेकिन पाकिस्तान से दुनिया को सावधान किया कि कोई भी अफगानिस्तान की नाजुक स्थिति का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल टूल के लिए ना हो। पाकिस्तान की तरफ इशारा था। अफगानिस्तान में महिलाओं, बच्चों की मदद करने की जरूरत है और उनका सहयोग करने की जरूरत है। यह दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु था कि चीन से पूरी दुनिया को आगाह किया है कि समंदर जो है वो सबके लिए संसाधन है और व्यापार के लाइफलाइन के तौर पे इस्तेमाल होता है। चौथी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, कोरोना को लेकर, और दुनिया भर के मैन्युफैक्चर जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां, उनको आमंत्रित किया कि आप भारत आइए, क्योंकि भारत सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है। तो सबको आमंत्रित किया कि आप आइए और कोरोना से लड़ाई में सहयोग दीजिए। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना जिक्र करते हुए कहा कि कैसे भारतीय लोकतंत्र है, वहां एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा भी एक आगे जाकर प्रधानमंत्री बन सकता है जिसने कभी चाय बेचा हो। तो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती दिखाई। 5 महत्वपूर्ण बिंदु। अंतिम में हालांकि उन्होंने एक बात का जिक्र किया, परमानेंट सीट की बात सीधे तौर पे न की, भारत की दावेदारी का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि संयुक्त राष्ट्र को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के तौर पे बनाने की जरूरत है जहां ग्लोबल वैल्यूज यानी वैश्विक मूल्यों का ध्यान रखा जा सके, वैश्विक क्रम का ध्यान रखा जा सके, ताकि यूएन इंस्टीट्यूशन मजबूत हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जब चीन से कोरोना का उद्गम हुआ, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र, WHO जैसी संस्थाएं अब कमजोर होती दिखी। तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जब ग्लोबल वैल्यूज की बात करते हैं, ग्लोबल ऑर्डर की बात करते हैं, तो उनका इशारा उसी तरफ होता है कि आपको संयुक्त राष्ट्र को मजबूत बनाने की जरूरत है। और भारत की लगातार ये कोशिश है कि संयुक्त राष्ट्र का विस्तार हो, सुरक्षा परिषद का विस्तार हो, भारत को अस्थायी सदस्यता मिले। लेकिन आज का अगर एक टेक अवे बात करें आज के पूरे भाषण का, तो पाकिस्तान और चीन से दुनिया को आगाह किया है, उनके मंसूबे से दुनिया को आगाह किया है कि बचने की भी जरूरत है, और दोनों देशों को सावधान भी किया है। और कहीं ना कहीं आज के यूएनजीए के भाषण में प्रधानमंत्री ने क्वाड का जो मकसद है उसको भी रख दिया है। चीन का भले नाम न लिया हो, लेकिन समंदर का जिक्र करके उन्होंने बता दिया है कि भारत क्या चाहता है दुनिया से और दुनिया को किस तरफ देखने की जरूरत है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए नीरज, और बाकी खास मेहमानों से भी चर्चा करेंगे आखिर संबोधन के क्या मायने हैं, कितनी गंभीरता और कितनी गहराई से संबोधन को समझने की जरूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले जब यूएन में तमाम मुद्दों पर बातचीत की, तो उसमें आतंकवाद को लेकर क्या कुछ सटीक शब्दों में कहा, वो आपको सुनवाते हैं। ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने
और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत। फ्रेम टाइट हल्का। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। और हमारे सहयोगी महा सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महा सिद्दीकी, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने सुना विश्व मंच से पीएम मोदी को उन अहम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से बात रखते हुए और हिंदुस्तान का उस जनप्रतिनिधि के तौर पर सामने आकर बेबाकी से आतंकवाद जैसे मुद्दे पर अपने सख्त लहजे से बताते हुए कि आतंकवाद किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। जी बिल्कुल, और जैसा कि हम बात कर रहे थे, आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएनजी के प्लेटफॉर्म से उठाना था। लेकिन अब हमने देखा है कि अफगानिस्तान से जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को भी एक अहम संदेश दिया है और दुनिया के सामने ये भी रखा है कि पूरी दुनिया, विश्व को इस बात से सतर्क होना है कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल कोई भी ऐसा देश ना कर सके जिससे वहां पर आतंकवाद बढ़े। और ये इशारा सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए था। हालांकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसी तरह स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, देशों के नाम नहीं लिए जाते हैं। अब पाकिस्तान अक्सर ये करता है, लेकिन कोई भी और देश इस चीज से दूर हटके बिना नाम लिए लेकिन संदेश जरूर देता है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने बोला कि पहले तो इस बात से सतर्क होना है कि अफगानिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ ना बन जाए। वहां पर अब तालिबान आ गया है जिसको पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया है और तालिबान की जो सरकार में इस वक्त शामिल है उसमें प्रोस्क्राइब्ड, यूएन प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट हैं। आप ये बात सोचिए कि जिस पोडियम से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, यूएन का जो पोडियम है, यूएन की एक विंग है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सारे जो तालिबान की सरकार में मंत्री हैं, कुछ मंत्री ऐसे हैं जो कि इस बड़े प्लेटफॉर्म से, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से सैंक्शनड हैं, लेकिन वो बन गए हैं वहां पे मंत्री। तो ये सारी बातें आज प्रधानमंत्री ने रखी। और जगदीश जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जगदीश जी, आपसे इसी सवाल का जवाब चाहेंगे। आज जो आपने देखा, करीब 15 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, क्या कुछ आपको लगता है किन अहम मुद्दों पर आपको लगता है बेहद बेबाकी के साथ अपनी राय उन्होंने रखी?
बिल्कुल। पहले तो धन्यवाद जी फॉर हैविंग मी। कल रात को यहाँ न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री जी का इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने भव्य स्वागत किया न्यूयॉर्क पैलेस होटल पे, और अभी भी मैं वहां से आ रहा हूँ और यहाँ पे भी इनका भव्य स्वागत हुआ। और टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड नेशन में जो उन्होंने बोला, यही के अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान की जमीन को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए फॉर टेररिज्म। सो प्रधानमंत्री जी वाज वेरी वेरी क्लियर not to use the soil of Afghanistan for any terrorism। पर ये डायरेक्टली मैसेज है तो पाकिस्तान को भी और चाइना को भी कि बी केयरफुल, डोंट मेडल इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ अफगानिस्तान और तालिबान, एंड डोंट सपोर्ट टेररिज्म। तो बड़ा अच्छी तरह से बोला, जैसे एज ऑलवेज हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं, बट वेरी असर्टिव कि टेररिज्म के खिलाफ there will be a zero tolerance, no tolerance। जगदीश सेहवानी जी, मगर आपको लगता है कि अफगानिस्तान का भी मुद्दा यहां पर उठाते हुए उन्होंने बता दिया कि अगर कोई पड़ोसी देश की जनता दिक्कत में है, वो दर्द को सह रही आतंकवाद से जुड़ी हुई, तो वो हमेशा आगे है, और इसी पर उन्होंने एकजुटता की भी अपील की। हेलो, आई एम सॉरी, हेलो सर, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है, जगदीश सेहवानी जी, आपसे इसी सवाल का जवाब चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान का जिक्र कर यह बता दिया कि अगर कोई आतंकवाद के चलते कहीं महिलाएं, बच्चे, माइनॉरिटी सह रही है उस दर्द को, तो उनकी भी मदद बेहद जरूरी है, विश्व स्तर पर मदद करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रीति जी, बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए भारत और अमेरिका और जो भी हम डेमोक्रेटिक कंट्रीज वर्ल्ड वाइड है, उनको साथ आना पड़ेगा। And in no uncertain terms, हमको पाकिस्तान को और चाइना को भी ये बताना पड़ेगा, और तालिबान को भी, कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका कोई भी टॉर्चर या ह्यूमन राइट वायोलेशन विल नॉट बी टॉलरेटेड, नॉट ओनली बाय भारत बट विश्व, पूरा विश्व साथ में खड़ा होगा टू बी विद द वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ अफगानिस्तान। और इसके साथ में आपको क्या कुछ लगता है जगदीश जी, क्योंकि ये भी कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी को मिलकर साथ चलना होगा, सभी को मिलकर साथ आना होगा, और आतंकवाद का समर्थन करना बेहद खतरनाक है, ये कहकर पाकिस्तान को सीधे लफ्जों में भले ही नाम नहीं लिया, क्योंकि भारत अपनी मर्यादा को बखूबी जानता है, लेकिन बता दिया कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर ना हम सह सकते हैं, बल्कि इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। नहीं, बिल्कुल सही कहा प्रीति जी, भारत अपनी मर्यादा समझता है, लेकिन हम, आप है, मैं हूं, we can always say clearly in no certain terms कि पाकिस्तान एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, और तालिबान को हम बिल्कुल टेररिज्म सहन नहीं करेंगे। There will be a zero tolerance against terrorism। ये मैसेज था पाकिस्तान को, ISI को, पाकिस्तान मिलिट्री को, कि बी केयरफुल, नॉट मेडल इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ तालिबान, और अगर आप करते हैं तो पूरा विश्व, you have to be ready for the consequences। and हमको जवाब देने भी आता है, उनको पता है कि बिल्कुल, और ये लहजा हिंदुस्तान पहले भी लगातार सामने रख चुका है, और एक बार फिर से यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का जनप्रतिनिधित्व करते हुए इस बात को बेबाकी के साथ रखा है। आलोक बंसल जी, क्या कुछ आपको लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 मिनट में यूएन में जो संबोधन दिया है, उसके सबसे प्रमुख तथ्य आपको क्या नजर आते हैं? वो सबसे अहम मुद्दा आपको क्या नजर आता है जिस पर उन्होंने सीधा संदेश दिया है? हालांकि 3-4 मुद्दे यहाँ पर है, आतंकवाद, कोरोना, इन तमाम मुद्दों को लेकर। प्रधानमंत्री का जो 15 मिनट का भाषण था, वो पूरी तरह से सारगर्भित था। उसमें एक आध मुद्दे नहीं, मेरे को तो 10-15 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे लगते हैं, जिसे कहते हैं कि गागर में सागर, ऐसी स्थिति थी। अगर आप देखें तो पहले उन्होंने हमारे भारत के जनतंत्र की बात की, जनतांत्रिक मूल्यों की बात की, हमारी डाइवर्सिटी की बात की। उन्होंने कहा जिस तरीके की हमारे यहाँ भाषाई विविधता है, खान पान की विविधता है, और उसके बावजूद जिस तरीके की तो ये उनको दुनिया को एक पैगाम था कि भारत एक जनतंत्र है जो कि चल रहा है। और उन्होंने अंत्योदय की बात की, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात की, और फिर उन्होंने भारत की जो अचीवमेंट्स है उनकी बात की कि किस तरीके से हमने जनधन योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को, जिनको अभी तक बैंक की सुविधा नहीं थी, उनको बैंक में लाए गए। क्या 36 करोड़ से ज्यादा लोग जिनके पास की आज तक बीमा नहीं था, उनको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रोवाइड की गई। उन्होंने यूपीआई की बात की, जो 350 करोड़ ट्रांजैक्शंस हर महीने कर रहा है,
उन्होंने कोविन की बात की, तो उन्होंने भारत के अचीवमेंट्स इस वक्त जो है दुनिया को दिखाए। जो लोग सोचते हैं कि भारत जो है वो नहीं कर रहा है, उन्होंने ये भी बताया कि भारत जब हर छठवां इंसान इस धरती पर भारतीय है, और उन्होंने ये बताया कि जब भारत बढ़ता है, प्रगति करता है, तो दुनिया प्रगति करती है। और उन्होंने बड़ा एक अच्छा वो दिया कि व्हेन इंडिया रिफॉर्म्स द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्स। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही इसके बाद। और फिर उनके बाद उन्होंने कई अन्य चीजें कही जो वैक्सीन को, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सेशन था ये कोविड के बाद के रेजिलियंस की बात कर रहा था, और कोविड के बाद तो इन्होंने ये कहा कि हमने जो वैक्सीन एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है, और उन्होंने बोला दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन जो ज़ाइकोविड है, जो ज़ाइडस कैडिला ने बनाया है, वो भारत बना चुका है, और ये 12 साल से बड़े। बिल्कुल, और ये हमारी उपलब्धि है, और इस उपलब्धि को यूएन के मंच से, इस विश्व मंच से पीएम मोदी अपने संबोधन में शामिल करते हुए नजर आए, जिसे पूरी दुनिया के सामने यहाँ पर रखा गया। पुष्पेत पंचदी, आपने भी पीएम मोदी का ये करीब 15 मिनट का संबोधन सुना होगा। क्या आपको लगा कि वो कौन से अहम मुद्दे जिन पर पीएम मोदी ने बेहद बेबाकी के साथ, बेहद शालीनता के साथ, बेहद सटीक तथ्यों के साथ अपनी बात रखी? देखिए, मुझे लगता है वो बात बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने जितना जोर आतंकवाद के मुद्दे पे दिया, भले ही नाम पाकिस्तान का न दिया हो, वो सबसे अहम मुद्दा उनकी दृष्टि में था, और वही होना भी चाहिए था। मुझे लगता है कि जब भी हमारे मित्र अमेरिका से बोल रहे थे, शायद उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए भले ये व्यवस्था हो सकती है कि वो अपनी बात को मर्यादा के साथ कहें, अपनी बात को, समझ लीजिएगा एक सेकेंड, आएंगे पुष्पेंद्र पंत जी, आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व मंच से जो मोदी मंत्र यहां पर दिया है, जो महासंबोधन यहां पर सामने आया है, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं अपने खास पैनल के साथ में, और नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, हम पूरे विश्व ने ये देखा है, और आतंकवाद को लेकर तो उनका रुख बहुत स्पष्ट रहा है, और एक बार फिर से ये पूरा स्पष्ट रुख सख्त लहजे में सामने आया। शबीना, बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो 21 मिनट के आसपास का था। 15 मिनट का स्लॉट होता है तमाम देश के राष्ट्र प्रमुखों को या उनके प्रतिनिधियों को, जो 15 मिनट का स्लॉट होता है, लेकिन आज का जो भाषण था वो 21 मिनट का था। पिछली बार आपको याद होगा कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने प्री रिकॉर्डेड स्पीच दिया था, वो भी 22 मिनट के आसपास का था। तो आज के स्पीच में मैं बार बार बता रहा हूँ कि कूटनीतिक, भारतीय कूटनीति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा जुड़ गया अफगानिस्तान से संभावित और आशंकित आतंकवाद का, जो आने वाले वक्त में भारत को परेशान कर सकता है। चीन और पाकिस्तान को तो उन्होंने सावधान किया है, सचेत किया है, दुनिया को भी और दोनों देशों को भी, लेकिन तालिबान को कहीं ना कहीं एक तरह से इशारा किया कि अगर आपको अफगानिस्तान में, एक आप बार बार कहते हैं, तालिबान बार बार कहता है कि वो बैड तालिबान नहीं है, गुड तालिबान है, अगर आप गुड तालिबान है तो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल न होने दे किसी भी देश के खिलाफ, क्योंकि भारत की अफगानिस्तान की स्थितियों से जुड़ी हुई है। वहां की स्थिति नाजुक है, अमेरिका अब मौजूद नहीं है, वहां के बारे में अब दुनिया के दूसरे देशों को जानकारी पाना, खासकर अमेरिका जो भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी है, उन देशों को जो आज की तारीख में वहां मौजूद नहीं है, वहां के इंटेलिजेंस को लेना बहुत मुश्किल हो रहा है अफगानिस्तान को। तो अमेरिका हो या दूसरे देश, अमेरिका की निर्भरता पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अफगानिस्तान का इस्तेमाल भारत और दूसरे देशों के खिलाफ कर सकता है। तो भारतीय कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अफगानिस्तान के तौर पे जुड़ा है, और आतंकवाद इसीलिए मसला था। और एक बात और, पॉलिटिकल टूल वर्ड का जो इस्तेमाल किया वो पाकिस्तान के लिए ही था कि बार बार, अभी कल ही आपने देखा होगा, आज सुबह ही किस तरह से इमरान खान ने अपने यूएनजीए के भाषण में भारतीय संदर्भों का जिक्र किया, जिसका जवाब भी भारत की तरफ से दिया गया था। तो पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल न किया जाए, और अफगानिस्तान की जमीन से किसी भी तरह का आतंकवाद होता है तो भारत तो निपट लेगा, लेकिन दुनिया को आगाह कर दिया गया है कि आप इनको देखिए, पाकिस्तान को देखिए, चीन को देखिए और तालिबान को देखिए। बिल्कुल पुष्पेश जी, यूएन में पीएम मोदी का ये संबोधन यहाँ पर सामने आया, और अफगानिस्तान का भी उन्होंने खुलकर जिक्र किया कि वहां पर जिन्हें मदद की जरूरत है सभी को एकजुट होकर विश्व स्तरीय मदद यहाँ पर देनी होगी। महिलाएं, बच्चे, माइनॉरिटी का जिक्र उन्होंने किया, और हमने देखा भी था किस तरह से काबुल के हालात बने, और हिंदुस्तान ने तत्परता के साथ अपनों की जान भी वहां पर बचाई थी। पीएम मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं कि अफगानिस्तान का मुद्दा उठाना बेहद जरूरी था। ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के भाषण के मुद्दों से, उनके अंदाज से किसी को मतभेद नहीं हो सकता। जो समस्या है वो सिर्फ इतनी है कि जो वो सोचते हैं कि विश्व सारा एक सुर में प्रतिरोध करेगा आतंकवाद का, ये सोचना बहुत यथार्थवादी नहीं है। क्योंकि यदि आप देखें तो अफगानिस्तान में जो कुछ गड़बड़ी हुई है
उसके लिए जिम्मेदारी पाकिस्तान की पीठ पर चीन का हाथ है, और कहीं ना कहीं अमेरिका का खुद ही कहना कि कुछ अच्छे तालिबान हैं, कुछ बुरे तालिबान हैं, और जो दोहा में बातचीत शुरू की बिडेन ने, राष्ट्रपति बिडेन ने तालिबान के साथ, और जिस तरह बिना तैयारी के अफरा तफरी में पलायन किया अफगानिस्तान से, वो सारा अफगान संकट तो जमा उसके कारण हुआ है। और आज अमेरिका अपने हाथ खींच चुका है हिंद प्रशांत क्षेत्र से भी, तो भारत के लिए लगभग ये स्थिति थोड़ी संकटपूर्ण है कि न तो वो अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा हिंद प्रशांत क्षेत्र में कर सकता है, और न ये भरोसा कर सकता है कि उसके हित अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के कारण संकटग्रस्त हैं उन पर अमेरिका से कोई मदद मिल सकती है, क्योंकि आज भी अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक अधिक महत्वपूर्ण सामरिक साझीदार है भारत की तुलना में, जिसके जरिए वो बाकी इस्लामी देशों में भी अपनी प्रभाव को अक्षत रखना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका को ईसाइयत को दुश्मन माना जाता है इस्लामी देशों में। तो चीन और इस्लामी देश, चीन और ईरान, ये भले ही अमेरिकी प्रभाव के कारण हम इनसे दूर हो रहे हैं, तो आज ये कहना बड़ा कठिन है कि भाषण बड़ा प्रभावशाली। चलिए आगे आपसे ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये संबोधन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकी देशों ने भी यहाँ पर लिया होगा, इस पर जरूर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ लगातार बने हुए अमेरिकन इंडियन पब्लिक अफेयर्स कमेटी के प्रेसिडेंट जगदीश सेहवानी जी। जगदीश सेहवानी जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मैसेज को आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सख्त संदेश यहां पर आतंकवाद को लेकर दिया, अफगानिस्तान का भी जिक्र किया, यूएन को अपनी विश्वसनीयता अपनी कायम रखनी होगी, व्यापक स्तर पर सभी को एकजुट होना होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको क्या लगता है किस तरह से बाकी देशों ने इस पूरे संबोधन को लिया होगा? हाँ जी, यस जगदीश सेहवानी जी, क्या कुछ आपको लगता है यहाँ पर यूएन में पीएम मोदी के संबोधन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से बाकी देशों ने लिया होगा, कितनी गंभीरता के साथ और उनके इस लहजे को और सख्त संदेश को समझा होगा? नहीं, बहुत सीरियसली लिया होगा, क्योंकि ये जो टेररिज्म है वो भारत का ही प्रॉब्लम या इश्यू नहीं है, ये ग्लोबल इश्यू है। और भारत के साथ एक्सेप्ट 2-3 फ्यू कंट्रीज, गिनी चुनी कंट्रीज, बाकी पूरा विश्व की जो भी यूनाइटेड नेशन के सब मेंबर है, मोर देन 190 मेंबर्स, वो भारत के साथ हैं और इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और इन कमिंग वीक्स आप ये भी देखेंगे कि रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि जो भी टेररिज्म को असिस्ट करेगा या हेल्प करेगा, सैंक्शन, वी विल हैव सैंक्शन अगेंस्ट देम। तो मैं यहाँ काफी लोगों से भी बात कर रहा हूँ, इन अमेरिकन से, they are very upset not only with Pakistan but mainly with China also, जो आजकल उनको काफी aggressive हो रही है। तो even America is very upset with China and with Pakistan। वो भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने इतने साल सपोर्ट किया, in return हमको कुछ नहीं मिला except terrorism। So they have learned their lesson a hard way। So अभी अमेरिका पूरा हमारे साथ है, पूरा यूरोप हमारे साथ है, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ है, साउथ कोरिया हमारे साथ है, आई वुड से पूरा विश्व हमारे साथ है अगेंस्ट दिस फाइट, अगेंस्ट दिस टेररिज्म। बिल्कुल। आलोक बंसल जी, आपको क्या लगता है? हिंदुस्तान ने आतंकवाद को लेकर अपना रुख पहले से साफ कर रखा था, अगर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाएगा तो हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर उस देश का साथ नहीं दे सकता है, फिर भले ही उसके कुछ खामियाजे के तौर पर हमें नुकसान क्यों ना आर्थिक तौर पर भुगतना पड़े, लेकिन आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने जो सख्त लहजा यहां पर अपनाया है वो इसी की तस्दीक करता है कि आगे भी हमारी यही सख्त नीति आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी। आलोक जी, आलोक बंसल जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो सवाल यही है हमारा कि आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर से हिंदुस्तान ने यह बता दिया है कि उसकी नीति पहले भी सख्त थी, किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं, और अब भी उतनी ही सख्त है। ये प्रश्न मुझसे? जी जी जी। बिल्कुल आलोक जी, आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। आप मुझसे सवाल? बिल्कुल आलोक जी, आपसे ये सवाल है मेरा। बिल्कुल देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल 3-4 चीजें आतंकवाद के मुद्दे पर साफ की। पहली चीज तो उन्होंने कहा कि वैश्विक जो एक्सट्रीमिज्म है वो बढ़ रहा है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है,
और उन्होंने अफगानिस्तान की धरती का कुछ अन्य राष्ट्रों द्वारा उसकी जो नाजुक परिस्थिति है उसका अपने निजी हितों के लिए लाभ उठाने की जो चेष्टा की जा रही है उसकी क्रिटिसिज्म की। और उन्होंने कहा कि वैश्विक जनमत जो है उसको वहां की महिलाओं, वहां के अल्पसंख्यकों, वहां के बच्चों की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है उसके लिए विश्व को चिंता करनी चाहिए। ये चीज बिना कहे उन्होंने कह दी। उन्होंने महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों की बात की। उन्होंने पाकिस्तान की ओर निशाना करके कहा कि कुछ राष्ट्र अफगानिस्तान की संवेदनशील स्थिति का फायदा। फिर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान, विश्व को यह देखना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए ना हो। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो राष्ट्र, कुछ राष्ट्र जो है आतंकवाद को अपनी स्टेट पॉलिसी की तरह यूज करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आतंकवाद सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, वो उनके लिए भी, उनको भी उसी तरीके से असर करेगा। और आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि विश्व जनमत को आतंकवाद के साथ के खिलाफ एकमत होने की आवश्यकता है और किस तरीके से दुनिया को आतंकवाद से डील करना चाहिए, और जो अफगानिस्तान की जो धरती है उसका प्रयोग आतंकवाद के लिए ना हो, इसको करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था इस वक्त विश्व जनमत के सामने लाने का, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका यहां से निकला और उसके बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसके बाद वैश्विक जनमत, हो सकता है जो सरकारें हों वो इससे उतनी ज्यादा ना प्रभावित हो, लेकिन जो स्ट्रीट है, जो वैश्विक जनमत है, वो अफगानिस्तान में जो हालात हैं उनसे काफी विचलित है। क्योंकि अफगानिस्तान की इस हुकूमत को मार्केट करने की बड़ी चेष्टा की गई है, विशेषकर पाकिस्तान के द्वारा। आपने सुना इमरान खान को जिन्होंने कहा कि अफगानिस्तान, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो इसको एक्सेप्ट करने का और नहीं करने का, और नहीं करने का मतलब होगा कि वहां पे एक बहुत बड़ी मानवीय परेशानी होगी। तो मतलब पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि वैश्विक जो जनमत है वो तालिबान को वैधानिकता प्रोवाइड कर दे। हालांकि अभी तक किसी देश ने इसको वैधानिकता नहीं प्रोवाइड की है, लेजिटिमेसी नहीं प्रोवाइड की है। तो ये जो तालिबानी वक्त पर यहाँ पर सामने आता भी रहा है और खुलकर सामने आता रहा है, और ये सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं बल्कि पूरे विश्व ने देखा है आतंकवाद किस तरह से उसकी धरती पर फलता फूलता है, किस तरह से आज आतंकवाद का दूसरा नाम पाकिस्तान बन गया है। पुष्पेश जी, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत लगातार जारी रखता रहा है, आतंकवाद को लेकर उसके मंसूबे वक्त वक्त पर सामने आते रहे हैं जिनमें से पर्दाफाश भी होता रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए ये पूरा संबोधन यहां पर दिया, क्या कुछ आपको लगता है विश्व स्तर पर, विश्व मंच से ये बड़ा संबोधन आखिर कितना बड़ा संदेश यहां पर दुनिया भर में देता है? देखिए, जिस विश्व मंच की आप बात कर रही हैं उसकी 2 मंजिला इमारत है। जो प्रधानमंत्री का भाषण था वो आम सभा में था। यहाँ प्रस्ताव भी पारित हो जाएगा, यहाँ भर्त्सना भी आतंकवाद की हो जाएगी, यहाँ आतंकवादी नामजद भी हो जाएगा, मगर उसका असर क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों का क्या असर होता है, कितने वो निर्वीर और नपुंसक होते हैं, मध्य पूर्व में साबित हो चुका है, ये पाकिस्तान के बारे में साबित हो चुका है। जो तालिबान की आज सरकार बनी है उसमें नामजद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी शामिल हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो दूसरी 2 मंजिला इमारत विश्व मंच की है उसमें सुरक्षा परिषद है। जब तक सुरक्षा परिषद में भारत की जो अस्थायी सदस्यता है उसमें हर बार बारी आती है, साल में एक बार, 2 महीने के लिए उनकी अध्यक्षता थी, वो हमारा अवधि समाप्त होने वाली है। वहाँ जो स्थायी वीटो वाले सदस्य हैं जिनमें चीन है जो पाकिस्तान का मददगार है जी, जिनमें रूस है जो लगभग चुप बैठा हुआ है, चीन का मददगार है, तो इनके रहते कि हम आम सभा के कितने ही ओजस्वी भाषण से ये उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के सारे राष्ट्रीय हित सज जाएंगे। पाकिस्तान के बारे में वो पुराना मुहावरा याद आता है, खुल गई रोई तो क्या करेगा कोई। निर्लज्ज बेनकाब पाकिस्तान दिवालियेपन की कगार पर खड़ा है, असमर्थ राज्य है, दुष्ट रोग राज्य है, वो ये खामियाजा भुगतने को तैयार है कि उसको जितना नुकसान हो, क्योंकि वहाँ की सेना और खुफिया एजेंसियां मालामाल हो रही हैं तालिबानों को बढ़ावा देकर, तो क्यों वो इससे हिचकिचाएंगे। चलिए, पाक चीन पर कितना बड़ा ये मोदी प्रहार यहाँ पर सामने आया है, इसकी चर्चा आप सभी खास मेहमानों से आगे भी करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। और इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान खान के एक बार फिर से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, झूठ और छल कपट से भरा दुष्प्रचार करते नजर आए। कल रात इमरान खान ने अपने भाषण में भारत को बदनाम करने की हर नापाक कोशिश की, वो हर झूठ बोला जो भारत की छवि बिगाड़ने के लिए इमरान खान बोल सकते थे। उनके इस झूठ पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की
फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान के प्रपंच को खंड खंड कर दिया और साथ ही संयुक्त राष्ट्र के विश्व मंच पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर शब्दों से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। विश्व मंच पर इमरान खान ने भारत के खिलाफ फिर एक बार जहर उगला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भारत के खिलाफ झूठ का पुलिंदा खोल दिया। विश्व बिरादरी के मंच से पाकिस्तान ने वही प्रपंच रचा जो उसकी अपनी पहचान है। इमरान खान ने जम्मू कश्मीर पर भारत के खिलाफ झूठ बोला। उन्होंने भाषण में 13 बार कश्मीर का जिक्र किया। साथ ही हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत पर फिर झूठ बोला। भारत के खिलाफ बोलते बोलते इमरान खान आतंक की हिमायत भी कर गए। Pakistan and the United States trained Mujahideen groups to fight for the liberation of Afghanistan. Amongst those Mujahideen groups were Al-Qaeda, were various groups from all over the world. They were Mujahideen, Afghan Mujahideen. The Ministry of External Affairs. I would request Foreign Secretary Sir to say a brief opening remarks, and then we'll take a few questions. Please do note, Prime Minister will be leaving New York shortly after this, so we may be a little tight on questions. I see some people already raising hands. Please hold on while his opening remarks. Oh, okay. Okay. Please, sir, you have the floor. Thank you, Anandam, and I want to thank our Ambassador, Permanent Representative, joining us also. Namaskar and good morning. As you're aware, the Prime Minister just addressed the high-level segment of the 76th United Nations General Assembly. This is on the theme of the General Assembly's debate, which is building resilience through hope to recovery from COVID-19, rebuild sustainably, respond to the needs of the planet, respect the rights of people, and revitalize the United Nations. Prior to his address, the Prime Minister was greeted by the President of the General Assembly, Mr. Abdullah Shahid. You would recall that the President of the General Assembly visited India on the 21st of August, on the 24th of July, and he had at that time called on the Prime Minister. The Prime Minister, when he met the President of the General Assembly after he assumed office, he has just assumed office recently, congratulated him on his presidency of hope. The message of the Prime Minister was very well received, his congratulatory message, and I am told that there was very positive resonance on this concept of the presidency of hope. You are aware that the Prime Minister's address to the General Assembly marks the culmination of a very successful, a very comprehensive tour of the United States. The Prime Minister was in Washington, D.C., where he held a bilateral meeting with the US President, President Joe Biden. He also met Vice President Kamala Harris. He participated in the meeting of the Quad Leaders Summit, which was attended by the Prime Ministers of Japan and Australia, hosted by the President of the United States. And he also separately had meetings with his counterparts from Japan and Australia. In Washington, he met a number of CEOs of major US corporates. So all in all, it has been a short but very, very comprehensive, very useful and visit, which allowed for extensive high-level interactions. His address in the United Nations, which you would have heard, has focused on some important themes. The first theme, of course, was that democracies can deliver, democracies have delivered. The Prime Minister spoke about an array of flagship programs and initiatives in India that have delivered very successfully to hundreds of millions of our citizens, whether it is in the aspect of enabling them to enter into the banking sector by allowing people to open bank accounts, whether it is in terms of participating in health schemes that provide for quality health services to a very large number of our people, health insurance, low-cost housing for millions of our citizens, being converted from landless to landowners, as the Prime Minister said. Also, very strong emphasis that the Prime Minister laid
on this issue of technology. Technology has delivered for us. We have used technology in very many areas of our developmental activity that has enabled us to reach out to people in all parts of the country, every segment of society. And that, I think, has been a very important message that has been conveyed. He also drew the analogy of our efforts in the health sector. Health is an overriding priority, obviously, in the general discourse in the United Nations at this point of time. The Prime Minister spoke about our use of technology in the health sector, especially with regard to the ability to immunize hundreds of millions of our citizens in the COVID-19, in the wake of the COVID-19 pandemic, through the CoWIN platform, which is one of the finest, most, I would say, well-conceived digital platforms. You would recall that when CoWIN was introduced to the international community through the CoWIN Global Conclave, 142 countries participated. It has been put as an open source digital platform available to countries around the world. The Prime Minister also spoke about the success of our vaccination program. 800 million plus of our citizens have already received vaccination doses. We are looking at accelerating this, and the Prime Minister emphasized the fact that the success of this entire enterprise was also based on the organizational aspect of it, including CoWIN, of course. And of course, the fact that we have today come out with cutting-edge technologies. We have our indigenous vaccines. We also have developed a DNA vaccine, which will be introduced for children, which is a touch vaccine. We have come up with mRNA technology. So we are also at the cutting edge of vaccine development. And Prime Minister referred to India as a manufacturing hub for vaccines for the entire world. In that context, of course, he spoke of the fact that we had announced our decision to again recommence exports of vaccines from month of October. Again, this is extremely well received in the UN and the international community. The Prime Minister spoke of global value chains in the context of Atmanirbhar Bharat, resilient supply chains that we are developing. Important emphasis was given on climate change, in which the Prime Minister pointed out that we ourselves had unilaterally gone in for a 450 gigawatt target by 2030. We were ahead in terms of meeting our expectations in the Paris Agreement. तो यूएन में पीएम मोदी के संबोधन को पूरे स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुना गया। आतंकवाद को लेकर सख्त लहजे में, साफ लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन
और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में अपना संबोधन दिया, जिसमें आतंकवाद को लेकर उनका सख्त लहजा और साफ लहजा सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद का समर्थन करना बेहद खतरनाक है। आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है जो इसका समर्थन करते हैं। अफगानिस्तान का जिक्र करना वो बिल्कुल नहीं भूले। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकी हमलों या आतंक फैलाने के लिए ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान की जनता, वहां की महिलाएं, बच्चे, माइनॉरिटी को मदद की जरूरत है और इसमें हम सभी को अपना दायित्व निभाना ही होगा। आज यूएन पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। अपनी विश्वसनीयता यूएन को बनाई रखनी होगी, इसका भी जिक्र किया। हालांकि इसके अलावा टीकाकरण को लेकर उन्होंने हिंदुस्तान की भूमिका सभी के सामने रखी। साथ ही साथ समंदर हमारी साझी विरासत है, इसे लेकर भी पीएम मोदी अपना रुख स्पष्ट करते हुए नजर आए कि इसे यूज करें, मिसयूज नहीं। समुद्री सीमा का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह भी उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है हम सबका प्रयास शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएगा। तमाम मुद्दे रहे जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेबाकी से अपनी बात रखी। और हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ बने हुए हैं, आलोक बंसल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आपके पास आएंगे। हर एक मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर उठाया और एक चरणबद्ध तरीके से इन तमाम मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी के साथ रखी भी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर किसी की निगाहें भी आज बनी हुई थी कि आखिर पीएम मोदी क्या कहते हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के भाषण से साफ है कि भारत का मकसद क्या है। देखिए, आज के वक्त में जो डिप्लोमेसी है पूरी दुनिया में, वो मार्केट ड्रिवन दुनिया में डिप्लोमेसी भी मार्केट ड्रिवन है। आपने देखा होगा, केवल भारत इस मंच पे ही प्रधानमंत्री ने अपनी बात नहीं रखी, दुनिया को सचेत किया और दुनिया को सावधान किया अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आतंकवाद और चीन को लेकर। लेकिन भारत ने अपनी एडवांस प्लानिंग भी करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी में टॉप लीडरशिप डिप्लोमेसी बहुत मायने रखती है। मीडियम लेवल डिप्लोमेसी से होता क्या कि मीडियम लेवल से आप हायर लेवल पे जाते हैं, फिर टॉप लेवल पे जाते हैं। अभी दो उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इसलिए बात की क्योंकि तीन देश ऐसे जो बहुत करीब के हैं तालिबान और अफगानिस्तान के आज की तारीख में, पाकिस्तान, चीन और रूस। पाकिस्तान और चीन से भारत का संबंध ठीक नहीं है, इसलिए रूस का उन्होंने दामन थामा। और मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, मार्केट ड्रिवन डिप्लोमेसी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत अपनी मार्केट का इस्तेमाल डिप्लोमेसी के तौर पे हाल के वर्षों में शुरुआत की है भारत ने। इसलिए डिफेंस डील होता है तो रूस को जाता है, तो भारत अपनी ताकत का अंदाजा तमाम देशों को लगाता है, इसीलिए रूस भी आपके करीब आता है। अभी आपने एक और उदाहरण आपको बता दूं, ऑकस के गठन के बाद फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से अपने राजदूतों को वापस बुलाया। क्वाड में दोनों ये देश शामिल है, तो प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित किया फ्रांस के नेता टॉप लीडरशिप इमैनुअल कांट से बातचीत करके कि एक संदेश ऐसा न जाए कि भारत फ्रांस के खिलाफ है। ऑकस में भारत की भी भूमिका है, हालांकि ऑकस का सदस्य भारत नहीं है। क्वाड में दोनों ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, तो प्रधानमंत्री एडवांस प्लानिंग भी करते हैं। और डिप्लोमेसी में जब आप टॉप लीडरशिप डिप्लोमेसी करते हैं तो आपके संबंध बहुत बेहतर होते हैं। और अफगानिस्तान के बारे में दुनिया को तो बताया, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की तैयारी नहीं है। चीन को लेकर गलवान की अगर बात करें, जी बिल्कुल नीरज, बिल्कुल। और इसी पर आलोक बंसल जी, क्योंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, आप और बेहतरीन तरीके से यहां पर हमें यह बता पाएंगे कि पाकिस्तान और चीन को ये पूरा कड़ा संदेश यहां पर गया है आज यूएन में पीएम मोदी ने जो कुछ भी कहा, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क रहा है पाकिस्तान और चीन की, वो सभी ने देखा है। उनका पर्दाफाश बार बार होता रहा है, लेकिन हिंदुस्तान जो कहता आया है वो करता आया है। और खासतौर से पिछले कुछ वक्त का जिक्र करें तो आतंकवाद को लेकर लगातार हिंदुस्तान का रुख कड़ा रहा है। इस पर किसी तरह की नरमी की कोई गुंजाइश अभी भी नहीं है। यूएन में यह संदेश जरूर चला गया। देखिए, प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से एक राजनयिक के रूप में दोनों ही देशों को संदेश दिया। उन्होंने, जहां तक सवाल चीन का था, उन्होंने भारत की जनतांत्रिक मूल्यों की बात की। उन्होंने यहां तक कहा कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर जो दूसरी जगह जाते हैं वो मानवीय मूल्यों के आधार पर जनतांत्रिक वैल्यूज को साथ ले जाते हैं और मानवीय मूल्यों के अनुसार पूरे विश्व का लाभ करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा समुद्र हमारी साझा धरोहर है और हमें इसकी सीमा का उपयोग करना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं। तो वो उन्होंने चीन का जो दक्षिण चीन सागर का जो मुद्दा है उसके बारे में भारत का पक्ष स्पष्ट रूप से कर दिया कि हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के पक्ष में है और हम ये चाहेंगे कि ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है ये एक
मुक्त और नौसंचालन के लिए उपलब्ध रहे। पाकिस्तान को उनका जो संदेश था वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ राष्ट्र अफगानिस्तान की नाजुक स्थिति का उपयोग अपने राष्ट्रीय हितों के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हमें ये देखना चाहिए, विश्व को ये देखना है कि अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग आतंकवाद को फैलाने और प्रसार करने के लिए ना हो। साथ ही साथ उन्होंने विश्व जनमत से अपील की कि हमें अफगानिस्तान की महिलाओं, बच्चे और अल्पसंख्यकों को मदद मुहैया करानी चाहिए। ये बिल्कुल, ये संदेश विश्व स्तर पर गया, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पीएम मोदी ने जिन चुनिंदा मुद्दों पर यहां पर अपनी बात रखी उससे पूरी तरह से स्पष्ट किया और उन मुद्दों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बता दिया कि आखिरकार हिंदुस्तान का रुख क्या है। जगदीश सेवानी जी के पास भी जाएंगे, लेकिन उस बीच आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर कड़ा प्रहार किया और यह बता दिया कि किस तरह से हिंदुस्तान आतंकवाद को लेकर किसी भी तरह से जो नरमी है वो बरतने वाला नहीं है, बल्कि एकजुटता का भी यहां पर आह्वान किया कि सभी को मिलकर यहां पर सामने आना होगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान तालिबान खान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, झूठ और छल कपट से भरा दुष्प्रचार किया। कल रात इमरान खान ने अपने भाषण में भारत को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश की। वो हर झूठ बोला जो हिंदुस्तान की छवि बिगाड़ने के लिए इमरान खान बोल सकते थे। उनके इस झूठ पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान के प्रपंच को खंड खंड कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मंच पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर शब्दों से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। विश्व मंच पर इमरान खान ने भारत के खिलाफ फिर एक बार जहर उगला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भारत के खिलाफ झूठ का पुलिंदा खोल दिया। विश्व बिरादरी के मंच से पाकिस्तान ने वही प्रपंच रचा जो उसकी अपनी पहचान है। इमरान खान ने जम्मू कश्मीर पर भारत के खिलाफ झूठ बोला। उन्होंने भाषण में 13 बार कश्मीर का जिक्र किया। साथ ही हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत पर फिर झूठ बोला। भारत के खिलाफ बोलते बोलते इमरान खान आतंक की हिमायत भी कर गए। Pakistan and the United States trained Mujahideen groups to fight for the liberation of Afghanistan. Amongst those Mujahideen groups were Al-Qaeda, were various groups from all over the world. They were Mujahideen, Afghan Mujahideen. These were considered heroes. President Ronald Reagan invited them to White House in 1983. And according to news items, he compared them to the founding fathers of the United States. इमरान खान के इस झूठ को भारत ने खंड खंड कर दिया। ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है,
इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। आतंक के मददगार इमरान खान को भारत ने दुनिया के सामने ऐसा शर्मसार किया कि इमरान विश्व बिरादरी के सामने भारत की इस सर्जिकल स्ट्राइक को कभी भी भुलाए नहीं भूलेंगे। और जगदीश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश सहवानी जी, हम सभी ने यूएन में पीएम मोदी के संबोधन को सुना। कई अहम मुद्दों पर उन्होंने पूरी तरह से अपनी बात यहां पर रखी। हालांकि एक तय वक्त होता है जिस वक्त पर आपको अपनी बात रखनी होती है, लेकिन इस बीच में आतंकवाद का मुद्दा जिस पर लगातार सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि क्या कड़ा संदेश यहां से आज जाता है हिंदुस्तान की तरफ से, वो संदेश क्या वाकई आपको लगता है कि विश्व स्तर पर पहुंचा? बिल्कुल, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा, जैसे भारत में बोलते हैं सबका साथ सबका विश्वास, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए बोल रहे हैं कि सबको साथ लेके चलना है और सबको विश्वास लेके चलना है अगेंस्ट आतंकवाद। तो जो पूरे विश्व में जितनी भी कंट्रीज है एक्सेप्ट चाइना, पाकिस्तान एंड तालिबान, इनके सामने पूरे विश्व को साथ में लेके चलना है। और यूनाइटेड नेशन में जो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच था, इट वाज वेरी पावरफुल और पूरे सब कंट्रीज मेरे ख्याल से सहमत होंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ कि टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम और सबको साथ लेके फाइट करेंगे तो वी विल बी सक्सेसफुल। तो आज अभी ये प्राइम मिनिस्टर का ये आई थिंक लास्ट स्टॉप था न्यूयॉर्क में, और अभी यूनाइटेड नेशन में भाषण करके मेरे ख्याल से अभी निकल रहे हैं भारत के लिए। तो जो स्पीच था, अ वेरी पावरफुल स्पीच, पूरे इन नो अनसर्टेन टर्म्स प्राइम मिनिस्टर सेड, लेट अस जॉइन हैंड्स टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द menace ऑफ टेररिज्म। तो मेरे ख्याल से अमेरिका हमारे साथ है, जापान हमारे साथ है, क्वाड नेशन हमारे साथ है, पूरा यूरोप हमारे साथ है, पूरा विश्व हमारे साथ है अगेंस्ट दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। जी, तो एक पावरफुल स्पीच आप यहां पर बता रहे हैं, और इस पावरफुल स्पीच का कितना पावरफुल तरीके से इम्पैक्ट यहां पर आगे पड़ सकता है, क्या भविष्य में इसके मायने होंगे, इस पर भी चर्चा आप सभी खास मेहमानों से होगी। बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज विश्व मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया और संबोधन को पूरी दुनिया ने सुना, और उसके क्या मायने यहां पर है लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आतंकवाद को लेकर, यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए, मोदी प्रहार किस तरह से पाकिस्तान और चाइना को लेकर सामने आया, वो भी आप सुनिए। ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है, और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है, इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए
हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज बने हुए हैं। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही पाकिस्तान और चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से मोदी प्रहार उन शब्दों के जरिए आज यूएन में संबोधन के जरिए सामने आया। नीरज, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो सवाल यही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही पाकिस्तान और चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से आतंकवाद और विस्तारवाद का जिक्र किया वो ये बताने के लिए काफी था कि सीधा सख्त संदेश पाकिस्तान और चीन पर यह प्रहार। बिल्कुल, ऐसे मंचों से आप देश का नाम नहीं लेते, लेकिन इशारा साफ होता है, संदेश चला गया है। चाहे वो पाकिस्तान की बात करे पड़ोसी देश को या चीन की बात करे जो हमारा पड़ोसी ही है, लेकिन संदेश चला गया है। दोनों मसलों पे एक तरफ विस्तारवाद की बात है और दूसरी तरफ आतंकवाद की बात है। देखिए, आने वाले वक्त में अगर आप देखें अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत की डिप्लोमेसी कैसे चल रही है। यूएन में जो प्रस्ताव पारित हुआ था तालिबान को लेकर कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी दूसरे देश के खिलाफ ना हो, और भारत ने की पहल पे वो प्रस्ताव पारित हुआ था यूएन में पहली बार। सुरक्षा परिषद में भारत आज की तारीख में अस्थायी सदस्य है। पिछले महीने आपको याद होगा भारत अध्यक्ष के तौर पे था सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के बीच से। दूसरी अहम बात कि भारत ने कई मल्टी लेयर डिप्लोमेसी खोल रखा है। एक तरफ तो तालिबान के तरफ से जो उन्हें बातचीत का न्योता या तो तालिबान से बातचीत भी हुई और तालिबान ने आश्वासन दिया कि उनकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। इसके बाद जो यूएन में पहले डिप्लोमेसी शुरू हुई थी वो तो चल ही रही थी। प्रधानमंत्री के 3 दिवसीय दौरे के बाद चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की बात करें, उपराष्ट्रपति से मुलाकात की बात करें, ऑस्ट्रेलिया जापान के राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात की बात करें, क्वाड में भारत के पहल पे ही वो प्रस्ताव पारित हुआ है जो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, जो संयुक्त बयान में हमारे पास है। और आज यूएनजीए में प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद ये पूरा सिलसिला जो था अफगानिस्तान को लेकर वो पूरा जरूर हुआ है। इस बीच आपको याद होगा संघाई सहयोग संगठन की बैठक थी, उसमें भी अफगानिस्तान पे फोकस होकर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी थी। तो अफगानिस्तान को लेकर भारत की नीति स्पष्ट है। देखना होगा कि पाकिस्तान का रुख क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए आपका। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए जो संबोधन दिया उसे पूरी दुनिया ने सुना और साफ लहजे में आतंकवाद का जिक्र उन्होंने किया और बता दिया कि आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। नजर हमारी लगातार बनी हुई है, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर।